नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और हमारे साथ हैं अभिषेक। जेडीयू में एक कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसी के साथ एक हलचल भी पैदा हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जेडीयू के साथ कुछ बड़ा खेल करने वाली है। इसी के साथ एक खबर यह भी आई है कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर दबाव बनाते हुए बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की मांग कर दी है और विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग करती है। लेकिन अभी जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है संजय झा पर, क्योंकि संजय झा को बीजेपी का करीबी नेता भी बताया जाता है। तो जिस तरीके से अभिषेक संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, उसको लेकर हलचल एक अलग ही देखने के लिए तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। उसके लिए जो है इस बात को समझने के लिए कि संजय झा को ही कार्यकारिणी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया और नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि अब संजय झा दिल्ली का काम देखेंगे और वो पूरी तरीके से बिहार का काम देखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। नीतीश कुमार की ये तस्वीर है, जब समर्थन दिया गया था उस वक्त की वो तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार खुद को समर्पित कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी को, मतलब बीजेपी को वो पूरी तरीके से समर्पित कर चुके हैं खुद को। तो जो भी कुछ फैसले होंगे वो नरेंद्र मोदी ले सकेंगे। अब थोड़ा पीछे चलिए। पीछे इसलिए चलिए कि आगे की राजनीति समझनी है। 2025 की लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। प्रदर्शन बिहार में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, ना जेडीयू का और ना ही बीजेपी का। जो इंडिया गठबंधन था उसका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव पर शबनम सभी की नजर है, वो आरजेडी हो, जेडीयू या फिर बीजेपी हो। बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई है क्योंकि उसके 3 विधायक सांसद बन गए हैं और अब 78 सांसदों के साथ वो आरजेडी से भी बड़ी पार्टी इस वक्त बिहार में हो गई है। 24 विधान परिषद में उसके जो है विधायक हैं। तो विधान परिषद के लिहाज से भी और विधानसभा के लिहाज से भी फिलहाल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अब आइए संजय झा पर। संजय झा को ही क्यों राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया? तो यहां सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी है कि बीजेपी के कहने पर, क्योंकि बीजेपी फेवर के नेता हैं संजय झा। बीजेपी फेवर के क्यों? पिछले दिनों जिस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी में आए थे तो उस वक्त खबरें आई थी कि जेडीयू 2 धड़ों में बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ नेता आरजेडी के समर्थित नेता हैं, कुछ चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है सबने, क्योंकि उन्होंने अपना कोई ऐसा खास उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया है और परिवार के पास उनकी राजनीति विरासत जाएगी वो मतलब वहां तो कांटा ही लगा दीजिए, वो असंभव सी बात है। बिल्कुल उत्तराधिकारी तय नहीं किया तो एक धड़ा आरजेडी का समर्थित है, एक धड़ा बीजेपी का समर्थित है। एक धड़ा चाहता है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी का विलय या फिर नीतीश कुमार की पार्टी चली जाए आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ। एक धड़ा चाहता है कि बीजेपी के साथ चला जाए। अब यहां दूसरी बात को समझिए, भविष्य। नेता जो है राजनीति में अपना भविष्य देखता है। अब देखिए शिंदे गुट को, अब देखिए अजीत पवार गुट को, और अब आप आइए यहां पर नीतीश कुमार गुट की तरफ को। यह बात अच्छी तरीके से नीतीश कुमार के नेता भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद कोई विकल्प नहीं है कि कौन पार्टी को संभालेगा, और अगर किसी को पार्टी की जो है अध्यक्षता दी भी जाती है पूरी तरीके से तो क्या नीतीश कुमार की तरह सबको जोड़कर वो नेता रख पाएगा? इसीलिए अब थोड़ा और पीछे चलिए, हरिवंश नारायण के वक्त पर, जब 2019 में मोदी सरकार आई थी उस वक्त जेडीयू जो है एनडीए के साथ थी और जेडीयू के कोटे से उपसभापति बनाया गया था हरिवंश नारायण को। हालांकि उसके बाद जो है गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, लेकिन हरिवंश नारायण उपसभापति बने रहे। हालांकि यहां वो जब पार्टी वो जारी करती है नोटिफिकेशन संसद में किसी प्रस्ताव को लेकर, तब हरिवंश नारायण आ सकते थे वापस जेडीयू के साथ, उपसभापति का जो पद था वो छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शबनम यहां समझिए, एक खिड़की के तौर पर हरिवंश नारायण को रखा था, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस हो जाता है उसके साथ बातचीत करना आपके लिए आसान होता है। नीतीश कुमार तो पहले भी जो है एनडीए के साथ ही रहे हैं, तो हरिवंश नारायण के जरिए जो खिड़की खुली छोड़ी गई थी उसके जरिए बातचीत कर नीतीश कुमार अब वापस से आए हैं और अब हरिवंश नारायण बीजेपी के नेता हो चुके हैं। इस बात पर गौर करिए, अब हरिवंश नारायण बीजेपी के नेता हैं। तो जिस तरीके से यह बात चल रही है, अब कुछ नेता ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं तो हैं ही, लेकिन अब वो पूरी तरीके से उनके साथ आ जाए। इसके लिए मैं आपको उसी दौरान का, जब समर्थन दिया गया था एनडीए को सभी दलों का, एक नीतीश कुमार का छोटा सा बाइट मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे।
और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे। तो शबनम, सुना आपने किस तरीके से नीतीश कुमार समर्पित कर चुके हैं पूरी तरीके से मोदी के, मतलब मोदी के हाथ की, अब कहें तो एक तरीके से वो कठपुतली बन चुके हैं, तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब जैसे कि संजय झा को जेडीयू की कमान एक तरीके से दे दी गई है, नंबर 2 नेता बना दिया गया है, और संजय झा को बीजेपी का करीबी बताया जाता है कि उनका बैकग्राउंड भी बीजेपी का रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, तो कहीं ना कहीं संजय झा के जरिए जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। क्या आने वाले समय में बिहार में जेडीयू को, बीजेपी जेडीयू पर हावी हो सकती है? क्या ये रास्ता संजय झा के जरिए बनाया गया? उसका जो जाल था, उसकी जो पटकथा थी, वो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी हरिवंश नारायण के समय से ही। अब जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के फेवर का हो गया, और कल को कोई बात आएगी कि बीजेपी के साथ आप चले जाइए, विलय कर लीजिए, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है संजय झा निभाने वाले हैं। अब इस बात का दूसरा पहलू समझिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, जैसे मैंने आपको बताया, और चिराग पासवान को भी ऐड कर लीजिए। यहां चिराग पासवान ने इस बार 5 सीटें जरूर जीती हैं, और उनका प्रभाव भी बिहार में दिख रहा है, जिस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी का हनुमान बता चुके हैं खुद को। बिल्कुल। अब भी अगर कहीं वो, और ये बात नहीं, अपनी 5 सीटों पर तो उन्होंने प्रचार किया ही लोकसभा चुनाव में, बीजेपी के कैंडिडेट्स ने भी उन्हें बुलाया अपनी सीट पर प्रचार करने के लिए, और वो प्रचार करने के लिए गए भी। तो मोदी क्या अब नीतीश कुमार पर जो दाव खेला था उन्होंने, वो दाव अब चिराग पासवान के ऊपर वो खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में ऐसा शबनम कोई चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर टक्कर दे सके। बिहार में इनके पास चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी भले उनके अध्यक्ष हैं, लेकिन वो फायर नहीं है, वो लोकप्रियता नहीं है जो फिलहाल चिराग पासवान के अंदर है। यहाँ एक बात ये भी है कि बिहार में जिस तरीके की राजनीति चलती है, वहां जातिगत राजनीति पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बीजेपी के पास चेहरा भी नहीं है। हो सकता है उसी का ये नतीजा रहा हो कि इस बार लोकसभा चुनाव में सीटें कम मिली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी बहुत शांति से चलकर, अब जेडीयू हो उन्हें अपने साथ शामिल करवा लिया, अकेले तो वो कोई फैसला ले नहीं सकते। अब जेडीयू भी लगातार नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे मोदी सबकी कार्ड बनेंगे, या सबको साइडलाइन करके बहुत प्यार से साइडलाइन किया जाएगा? इस बात को ऐसे समझिए, विधानसभा के लिहाज से समझिए, पहले लोकसभा के लिहाज से समझ लीजिए। इस बार बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 6% घट गया, और बिहार में 18% रह गया। चिराग पासवान के पास तकरीबन 6.25% है, और नीतीश कुमार के पास तकरीबन 22% से कुछ ऊपर है, और आरजेडी के पास भी जो है 15% है, और आपका 9% वोट बैंक कांग्रेस के खाते में भी है। तो यहां कांग्रेस का और आरजेडी का वोट बैंक लगभग समान बैठता है, और चिराग पासवान का और आपका बीजेपी का वोट बैंक समान बैठता है। लेकिन जो 22% वोट है नीतीश कुमार का, वो की फैक्टर है। वो जिस तरफ चला जाएगा सरकार वही बना लेगा। अगर आरजेडी की तरफ भी विधानसभा की चुनाव से पहले चले जाते हैं नीतीश कुमार, तो सरकार आरजेडी प्लस जेडीयू की बन जाएगी। और अगर फिलहाल मौजूदा समीकरण रहते हैं नीतीश कुमार प्लस बीजेपी, तो इनका वो बन जाएगा। इस वोट बैंक में मोदी सेंधमारी करने की कोशिश बहुत पहले से इसकी कथा लिख चुके हैं। बहुत अच्छा संजय झा उसके लिए बहुत उपयुक्त नेता चुने गए हैं। और अब एक लिहाज से और समझ लीजिए किस तरीके से नीतीश कुमार के लगभग हाथ काट दिए गए हैं। चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार दोनों इस सरकार में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। दोनों अगर चले जाएं तो किंग मेकर जो है वो सरकार गिर जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को आपने देखा होगा कि स्पीकर पद की अफवाहें बहुत चली, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उप जो है डिप्टी स्पीकर के लिए कोई बयान नहीं आया, या फिर हमें ये मंत्रालय चाहिए, ये बयान कोई सामने। खबर अब सामने आई है कि पीएम मोदी ने स्पीकर पद के लिए तो उन्हें मना लिया कि बीजेपी का स्पीकर दोबारा बना दिया, लेकिन अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार जो है डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को भी दे सकती है। ये खबरें अभी हलचल में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीडीपी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खटास है। जो उसने मंत्रालय मांगे वो मंत्रालय नहीं दिए गए, बहुत प्यार से समझा दिया गया। स्पीकर पद मांगा गया वो नहीं दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर का
एक कहें तो लॉलीपॉप फिर से दिखाया जा रहा है। देखिए उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार को साध लिया गया है, जो है माफ कीजिएगा चंद्रबाबू नायडू को साध लिया गया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए मेन है अमरावती को डेवलप करना, आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, उसी के लिए उन्होंने गठबंधन भी किया और 16,000 करोड़ का पैकेज कि वो मांग कर चुके हैं और शायद उस पर सहमति बन भी चुकी है। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से आप देखेंगे कि कॉरपोरेट का लगातार जो हलचल है कॉरपोरेट की, वो लगातार बढ़ गई है आंध्र प्रदेश में। कॉरपोरेट, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर वो पैसा नहीं दे सकती, ये पैसा जाएगा कॉरपोरेट के हिसाब से, वहां उद्योग लगेंगे, बिजनेस लगेंगे और उस पैसे से फिर अमरावती का डेवलपमेंट होगा। और यही चंद्रबाबू नायडू फिलहाल चाहते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की जो मांग थी वो मोदी ने मान ली है। उन्हें कोई मंत्रालय अहम नहीं चाहिए, उन्हें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं चाहिए, उन्हें मेन चाहिए आंध्र प्रदेश का विकास और अमरावती का डेवलपमेंट, जिसके लिए कॉरपोरेट जगत लगातार अब आंध्र प्रदेश का रुख कर रहा है और वो अब अमरावती को डेवलप करने में भूमिका निभाएंगे। अब यहां समझिए नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं, 293 एनडीए के पास हैं और एनडीए की 293 में से अगर 12 सीटें निकल जाती हैं तो आंकड़ा बनता है 281। सरकार के बनाने के लिए चाहिए 272, तब भी बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एनडीए की सरकार चलती रहेगी। तो नीतीश कुमार को यहां पूरी तरीके से कैद कर लिया है। अगर आपको मैं कहूं कि जिस तरीके से पिंजरे में एक तोता फंसा हुआ होता है, वो आजाद होने के लिए झटपटाता है, लेकिन मजबूरी है वो उस पिंजरे का जो लॉक है उसे खोल नहीं सकता। इसी स्थिति में फिलहाल नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अब जा नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। विशेष राज्य के दर्जे की जो आपने एक बात की थी, विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। और अगर अब वो जाते भी हैं अलग, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को साध लिया गया पूरी तरीके से, नीतीश कुमार अगर अब जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरीके से जो कुछ मिल रहा है नीतीश कुमार उसमें है, जो कुछ मिल रहा है वो ले लें और आगे काम को चलाते रहें। तो और हो सकता है कि 2025 में नेतृत्व नीतीश कुमार का हो सकता है और दांव चिराग पासवान पर मोदी ने खेल दिया है। तो फिलहाल संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू का चुन लिया गया है। जेडीयू में बदलाव की बयान शुरू हो गई है। अब नीतीश कुमार मोदी सरकार से लगातार बिहार को लेकर विशेष राज्य के दर्जे की विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। अब मोदी सरकार उनकी मांग को पूरा करती है या फिर उन्हें फिर से संतुष्ट करना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।